नमस्कार बच्चों। तो आज हम पार्ट 1 में जो आगे का टॉपिक है उसके बारे में देखेंगे। तो देखिए, पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था, पिछले पीरियड में हमने पढ़ा था विस्थापन, वेग, है कि नहीं, ये सब किसे कहते हैं, दूरी किसे कहते हैं, है कि नहीं। तो वो सब चीज़ों से ही संबंधित आज हम आगे पढ़ेंगे चाल और दिशा, है कि नहीं। चाल और दिशा पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है। सचिन मोटरसाइकिल से सफ़र कर रहा है। सफ़र करते समय निम्नलिखित प्रसंगों में क्या घटित हुआ है। तो देखिए यहाँ पर एक मोटरसाइकिल दिखाई गई है। इसमें सीधा रोड है, इसमें थोड़ा टर्न है और इसमें पूरा टर्न है। समझ में आया। तो देखिए उस तरीके से उसमें अलग अलग परिवर्तन यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। सचिन द्वारा मोटरसाइकिल से सफ़र करते समय गति की दिशा बदलते हुए मोटरसाइकिल की चाल बढ़ाने या कम करने से वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, कभी भी हम अगर सीधे रास्ते पे जाते हैं तो अगर हम लोग चाल बढ़ाते हैं तो वेग क्या होता है, बढ़ता है। समझ में आया। अगर एक्सीलेटर देंगे तो। और क्या सचिन के सफ़र करते समय किसी मोड़ पर आने पर चाल और वेग समान होंगे। तो इसमें चाल और वेग समान हो सकते हैं, क्योंकि अगर मोड़ वाला रास्ता है तो वहाँ पर हमको दोनों चीज़ स्लो करनी पड़ेगी। चाल के हिसाब से ही वेग होता है। फिर घुमावदार रास्ते पर मोटरसाइकिल चलाते समय सचिन द्वारा मोटरसाइकिल की चाल और दिशा में दोनों में परिवर्तन करने से वेग पर क्या, तो वेग बढ़ेगा। चाल देखिए, अब यहाँ पर क्या दिया है, चाल परिवर्तित करके दिशा वही रखकर, है कि नहीं। उपयुक्त प्रसंगों से यह स्पष्ट होता है कि वेग और चाल और दिशा दोनों पर निर्भर होती है। ओके। और वेग आगे दिए के अनुसार बदलता है। चाल परिवर्तित करके दिशा वही रखकर वेग परिवर्तन कर सकते हैं, दिशा परिवर्तित करके चाल वही रखकर, और चाल और गति की दिशा दोनों परिवर्तित करके हम लोग वेग में परिवर्तन कर सकते हैं। समझ में आया। तो वेग के बारे में दिया गया है। तो देखिए, चाल का मापन दूरी बटा समय में किया जाता है। इसे सर्वप्रथम गैलीलियो नामक वैज्ञानिक ने इसका प्रतिपादन किया था। हवा में ध्वनि का वेग कितना है, 343.2 मीटर प्रति सेकेंड। तो इसको भी आप अंडरलाइन कर लीजिए, 343.2 मीटर प्रति सेकेंड। और प्रकाश का वेग कितना है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। पृथ्वी की सूर्य के परिभ्रमण करने की चाल कितनी है, 229,770 मीटर प्रति सेकेंड। समझ में आया। तो हम आगे देखते हैं। देखिए, अब यहाँ पर 3 एग्जाम्पल दिए गए हैं। देखिए, अब एक रेखीय एक समान और असमान गति किसे कहते हैं उसके बारे में देखना है। देखिए, अमर अकबर एंथनी है ना, स्वयं की गाड़ी से अलग अलग वेग से सफ़र कर रहे हैं। तो देखिए, अमर द्वारा उन्होंने 5 बजे सुबह से शुरू किया है सब ने, तो 0-0 सबका है। फिर आधे घंटे बाद अमर ने 20 किलोमीटर तय किया, इन्होंने कितना 18 किलोमीटर तय किया और इन्होंने 14। फिर आधे घंटे बाद अमर ने 40 किलोमीटर तय किया, इन्होंने 36, इन्होंने 28। फिर आधे घंटे बाद अमर ने 60 किलोमीटर तय किया, इन्होंने 42 और इन्होंने 42। तो देखिए, यहाँ पर जो दूरी कवर हो रही है उतने समय में सब दूरियाँ बराबर हैं, 20 किलोमीटर 20 किलोमीटर 20 किलोमीटर 20 किलोमीटर, है कि नहीं। वो मतलब प्रत्येक आधे घंटे में 20 किलोमीटर की दूरी कवर कर रहा है। मतलब उसकी गति वही है, गति चेंज नहीं हुई है, गति स्लो फास्ट नहीं हुई है। इसलिए अमर द्वारा जो चलाया जा रहा है गाड़ी, उसकी गति क्या होगी, एक समान गति होगी। समझ में आया। एक रेखीय एक समान गति। फिर अकबर द्वारा देखिए 0, 18, 36, 42, 70 ऐसा। तो मतलब यहाँ पे जो दूरियाँ तय की जा रही हैं आधे घंटे में वो क्या है, असमान है ना। कभी 8 किलोमीटर, कभी 20 किलोमीटर, कभी 7 किलोमीटर, ऐसे दूरी तय की जा रही है। इसमें भी वही हालत है। तो इसलिए इन दोनों में असमान गति है और इसमें क्या है, एक समान गति है। समझा। ये उदाहरण के तौर पे आपको बताया गया है। क्लियर। अब देखिए, अमर अकबर एंथनी द्वारा सफ़र करते समय नोट की गई दूरियां के लिए समय कितना है, आधा घंटा है, क्योंकि आधे घंटे के लिए पूछा गया। निश्चित समय में समान दूरी किसने तय की, अमर ने तय की। क्या अकबर द्वारा निश्चित समय में तय की गई दूरी समान है, नहीं। अमर, अकबर और एंथनी द्वारा निश्चित समय में तय की गई दूरी का विचार करते हुए उनकी चाल किस प्रकार की। देखिए, यदि पिंड द्वारा समान समय में, मतलब समान समय में समान दूरी हमेशा तय हो रही है, तो उसकी गति को हम क्या कहेंगे, एक समान गति कहेंगे। समझा। ये कब होता है, जब एकदम स्ट्रेट रास्ता हो, जहाँ पे ट्रैफिक ना हो, तो वहाँ पर ये चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं। लेकिन यदि
टेढ़े मेढ़े रास्ते हों या घुमावदार रास्ते हो तो वहाँ पर असमान गति होती है। जैसे देखिए, यदि पिंड समान समय में असमान दूरी तय करता है तो उसकी गति को असमान गति कहते हैं। तो ये आपको बताया गया है, ये दोनों चीज़ आप अंडरलाइन कर लीजिए, समझ में आया। और इसके बाद हम आगे देखते हैं। देखिए इधर, बचपन में आप सभी फिसल पट्टी, हम लोग बचपन में खेलते हैं फिसल पट्टी पे, आप भी खेले होंगे। तो फिसल पट्टी पर फिसलते समय उसका प्रारंभिक वेग क्या रहेगा? शून्य ही रहेगा ना, क्योंकि हम लोग ऊपर बैठते हैं। फिर बीच में जब जैसे हम फिसलना शुरू करते हैं तो वैसे वेग बढ़ता है, और अंत में जाकर जब हम रुक जाते हैं तो वापस वो वेग क्या होता है? जीरो हो जाता है, शून्य हो जाता है। इस वेग परिवर्तन की दर को ही हम क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं, समझा? एक्सीलरेटर हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं एक्सीलरेटर, और हिंदी में क्या कहते हैं? त्वरण। वेग परिवर्तन, वेग कम ज़्यादा करना ही क्या काम करता है? त्वरण का काम करता है। तो त्वरण बराबर क्या होता है? वेग में परिवर्तन बटा समय। यदि प्रारंभिक वेग u तथा समय t के पश्चात अंतिम वेग v होता है तो उसका त्वरण क्या होगा? अंतिम वेग ऋण प्रारंभिक वेग बटा समय, तो v माइनस यू बटा टी। समझ में आया? देखिए, यदि कोई पिंड, गतिशील पिंड निश्चित समय में वेग बदलता है तो उस पिंड की गति को क्या कहते हैं? त्वरित गति कहते हैं, त्वरित गति। ओके, तो अभी आज के लिए इतना ही, आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। धन्यवाद।